हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम भारत के भूगोल में कृषि के चैप्टर को देखने वाले हैं, जो कि वन लाइनर एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल की बुक से लिए हुए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसा आप सभी जानते हैं। ये वन लाइनर चैप्टर खत्म होने के बाद हम एमसीक्यूज भी करेंगे, जो भी एनसीईआरटी सार संग्रह से ही लिए हुए होंगे। आइए शुरुआत करते हैं। कृषि, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है, एग्री अर्थात मृदा तथा कल्चर अर्थात कृषि। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है, एग्री अर्थात मृदा और कल्चर अर्थात कृषि से। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें कितने प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें कितने प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए, तो 14% से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसलें एवं बुआई की अवधि। भारत में ऋतु आधारित कुछ प्रमुख फसलों के बारे में दिया हुआ है तथा उनकी बुआई की अवधि के बारे में दिया हुआ है, तो आइए उन्हें देख लेते हैं। फसल है रबी फसल, जिसे शीतकालीन फसल भी कहा जाता है। रबी फसल के अंतर्गत प्रमुख फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई तथा आलू। ये रबी फसलें हैं जो शीतकालीन में होती हैं। बुआई की अवधि है अक्टूबर और नवंबर और कटाई की अवधि होती है मार्च तथा अप्रैल। अगला है खरीफ फसल, जो ग्रीष्मकालीन फसल होता है। प्रमुख फसल है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि। खरीफ फसल कौन कौन सी होते हैं, तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन। इनकी बुआई की अवधि होती है जून जुलाई और कटाई की अवधि होती है अक्टूबर नवंबर। तीसरा है जायद फसल। जायद फसल शीत एवं ग्रीष्म के मध्य में बोया जाता है। जो प्रमुख फसलें हैं तरबूज है, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती। बुआई की अवधि मार्च अप्रैल है और कटाई की अवधि जून जुलाई होती है। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है। कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है। विभिन्न मौसमों में दो फसलें उगाना। विभिन्न मौसमों में दो फसलें उगाना कृषि में युग्म पैदावार का मतलब होता है। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है। उत्तर है पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है, तो पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना ही मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता होती है। भारत में संकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है। भारत में संकार्य जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में। उत्तर हो जाएगा राजस्थान। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन से हैं। उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है, तो उत्तर है उत्तर प्रदेश। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है, उत्तर प्रदेश। भारत में अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। उत्तर है पंजाब। भारत में अनुबंध कृषि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो पंजाब। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक हैं, मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक हैं, मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती है। चावल की कृषि के लिए वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए और उच्च तापमान कितना होना चाहिए, तो 25 डिग्री सेल्सियस उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती हैं। कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है, गेहूं की।
कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है? गेहूं की एक किस्म है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? धान अर्थात चावल की कृषि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल। उत्तर क्या है? चावल। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर खरीफ, रबी तथा जायद तीनों फसल ऋतुओं में की जा सकती है। मक्का क्या है? मक्का जो है मुख्यतः खरीफ की फसल है, परंतु मक्के की खेती वर्ष भर की जा सकती है, चाहे वो खरीफ फसल के रूप में हो, रबी के रूप में हो या जायद के रूप में हो, तीनों ऋतुओं में इसकी फसल ली जा सकती है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? बाउल ऑफ राइस कहा जाता है। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को, कौन से क्षेत्र को? भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। जया, पद्मा, पूषा, सुगंधा 5, जमुना एवं कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो धान की। ये सब धान की किस्में हैं। जया, पद्मा, पूषा, सुगंधा, जमुना एवं कृष्णा यह धान की उन्नत किस्में हैं। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? तो चाय की। ग्रीन गोल्ड चाय की किस्म है। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो उत्तर है नील हरित शैवाल। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? नील हरित शैवाल का प्रयोग धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? खरगोन जिले को। मध्य प्रदेश का खरगोन जिला है जिसे कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहते हैं? उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। फिर से पढ़ते हैं। भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। परभानी शक्ति किसकी किस्म है? परभानी शक्ति किसकी किस्म है? जैव संवर्धित ज्वार की किस्म है। परभानी शक्ति किसकी किस्म है? जैव संवर्धित ज्वार की किस्म है। करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है। करनाल बंट क्या है? गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। करनाल बंट क्या है? गेहूं का एक कवक जनित रोग है और जो किसकी वजह से होता है? तो जो टिलेटिया इंडिका नामक कवक की वजह से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांति और कृषि। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी या स्वर्ण क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन, बागवानी, उद्यान कृषि से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्रांति है। कृष्ण या काली क्रांति खनिज तेल पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से संबंधित क्रांति है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित क्रांति है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित क्रांति है। इंद्रधनुष क्रांति कृषि संबंधी समग्र क्रांति नवीन कृषि नीति में निर्धारित से संबंधित क्रांति है। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना से संबंधित क्रांति है। सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादन को 2 गुना करने से संबंधित क्रांति है। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन तथा झींगा मछली से संबंधित है और लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से संबंधित क्रांति है। अगला देखते हैं, बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? उष्ण एवं शुष्क जलवायु में। बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? उष्ण एवं शुष्क जलवायु में की जाती है।
शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल मूंगफली है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? तो मूंगफली है। आस और बोरो किस फसल की किस्में हैं? तो धान की। उत्तर क्या है? धान की। आस और बोरो किस फसल की किस्में हैं? तो धान की किस्में हैं, आस और बोरो। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर है महाराष्ट्र। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? कौशल मूंगफली की उन्नत प्रजाति है। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो मूंगफली की उन्नत प्रजाति है। अगला है प्रमुख कृषि संगठन एवं उसके मुख्यालय। प्रमुख कृषि संगठनों के बारे में है एवं उनके मुख्यालय कहाँ उपस्थित है उनके बारे में दिया हुआ है। तो आइए इसे देख लेते हैं। कृषि संगठन है और एक तरफ मुख्यालय दिया हुआ है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में स्थित है इसका मुख्यालय। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में है मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला में स्थित है। अर्ध शुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। सूखे क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र अलेप्पो में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र का मुख्यालय मैक्सिको में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र का मुख्यालय मैक्सिको में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो उत्तर है दलहनी। किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो दलहनी में। दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। फिर से पढ़ते हैं। दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन राज्यों से प्राप्त होता है? भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन राज्यों से प्राप्त होता है? तो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किस देश से संबंधित हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। नॉर्मन बोरलॉग जो हैं, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, वो अमेरिका से संबंधित हैं। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? उत्तर है उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है? हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता, प्रोडक्शन एवं प्रोडक्टिविटी दोनों में हुआ है? तो गेहूं की। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को हुआ है। गेहूं के फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में इसका लाभ हुआ है। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया? हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया? तो मैक्सिकन गेहूं का। हरित क्रांति में मैक्सिकन गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया गया। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात से प्राप्त होती है? चाय से। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात से प्राप्त होती है? चाय के निर्यात से। लाल विगलन किस फसल का रोग है? गन्ना। उत्तर है गन्ना। लाल विगलन रेड रोट किस फसल का रोग है? तो गन्ने का रोग है। नेक्स्ट देखते हैं। मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। इसे वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हो चुका है। फिर से पढ़ते हैं। मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। मूंगा रेशम का उत्पादन जो है वो विश्व में केवल भारत के असम में इसका उत्पादन होता है। इसे वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1986 में। तिलहन प्रौद्योगिकी की मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1986 में। मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि कितनी होती है?
लगभग 90 से 120 दिन की। मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि कितनी होती है? लगभग 90 से 120 दिन की। प्रमुख कृषि बोर्ड एवं उनके मुख्यालय। हमने थोड़ी देर पहले प्रमुख कृषि संगठन एवं उनके मुख्यालय के बारे में देखा है। अब हम लोग प्रमुख कृषि बोर्ड एवं उनके मुख्यालय के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉफी बोर्ड, इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोट्टायम केरल में स्थित है। चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुंटूरू आंध्र प्रदेश में स्थित है। मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोच्चि के केरल में स्थित है। राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड, जिसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट के नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में झूम कृषि के प्रकार, क्षेत्र और झूम कृषि के प्रकार हैं। उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड झूम कृषि के कौन सा प्रकार है? तो झूम ही है। आंध्र प्रदेश व उड़ीसा में पोंदू, पामाडाबी, किमान व बरिगा झूम कृषि के प्रकार हैं। पश्चिमी घाट में कुमारी, केरल में पोनम या पोड़म। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में झूम कृषि के कौन से प्रकार हैं? तो बीबर या दहिया, मशान, पेंडा तथा बीरा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरा, मणिपुर में पामलू, हिमालय क्षेत्र में खील, झारखंड में कुरुल या कुरावा। अगला है छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, जहां दीपा झूम कृषि का प्रकार होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी दीपा झूम कृषि का प्रकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? उत्तर है धान व चाय। बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? धान व चाय। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो भारत के केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। लौंग पुष्पकली से प्राप्त होती है, जिसकी सर्वाधिक खेती केरल में की जाती है। लौंग क्या है? पुष्पकली से प्राप्त होने वाला मसाला है, जिसकी सर्वाधिक खेती केरल में की जाती है। भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? भारत में काला सोना ब्लैक गोल्ड के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? तो काली मिर्च को जाना जाता है। भारत में ब्लैक गोल्ड के रूप में काली मिर्च को जाना जाता है। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर है महाराष्ट्र। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस फसल के आनुवंशिक परिवर्तित रूप हैं? तो उत्तर है मक्का के। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस फसल के आनुवंशिक परिवर्तित रूप हैं? मक्का के। वाणिज्यिक स्तर पर केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू और कश्मीर में। वाणिज्यिक स्तर पर केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू और कश्मीर में। चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। फिर से पढ़ते हैं। चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा तापमान जो है 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त माना जाता है। प्रसंस्करण प्रोसेसिंग हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? उत्तर है कुफरी चिप्सोना 2। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? कुफरी चिप्सोना 2। ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? उत्तर है अमरूद की। ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? अमरूद की। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ कोदो का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ, जो स्थानीय भाषा में कोदो के नाम से जाना जाता है, का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? तो जापान को।
कोदो का निराश सबसे ज्यादा जापान को किया जाता है। निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत मोटे अनाजों तथा चावल का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, अदरक के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? अदरक के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? तो प्रकंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकंद। अदरक का जो खाने योग्य भाग होता है उसे प्रकंद कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? उत्तर प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य है जो खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? गरम मसालों के लिए। केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? गरम मसालों के लिए। अगला है प्रमुख कृषि संस्थान। प्रमुख कृषि संस्थान, संस्थान और उनके स्थान। पहला है राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड, हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है। भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यह आनंद में स्थित है। अगला है भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलुरु में स्थित है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर में स्थित है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। टिड्डी चेतावनी संगठन कहाँ स्थित है? जोधपुर में। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में स्थित है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म हैसरघट्टा में स्थित है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला अल्मोड़ा में स्थित है। अगला है केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में स्थित है। अगला है पशु रोग जांच प्रयोगशाला, ये पुणे में स्थित है। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान कोलकाता में स्थित है। पशु चिकित्सा एवं जीव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर में स्थित है। पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान गुवाहाटी में स्थित है। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता में स्थित है। भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान ये रांची में स्थित है। नेक्स्ट, मालवीय विकास, अमर, आजाद, बहार, पारस आदि अरहर तुअर की प्रमुख किस्में हैं। मालवीय विकास, अमर, आजाद, बहार, पारस आदि अरहर तुर दाल की प्रमुख किस्में हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।